ओके, तो हम बात कर रहे थे एआई के ऊपर ना। तो ये मैं थोड़ा सा बात, एआई बेसिकली एडिक्वेट इनटेक इज अ टेंटेटिव एवरेज इनटेक दैट इज लेस साइंटिफिकली बेस्ड। जो लेस साइंटिफिकली बेस्ड होता है मतलब एआई क्या है कि आप जब एक रिसर्च करते हो तो रिसर्च करने के दौरान आप पहले एक जनरल वैल्यू दोगे। जनरल वैल्यू देते हो लाइक जैसे आप न्यूटन इनटेक चेक कर रहे थे तो ई ए आर आपने डिसाइड किया 15, कि 15 mg जब हमने दिया तो 50% पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब उसके बाद आप कहते हो कि 100% की कहाँ पे पूरी हो रही है, तो आप देते हो कि 19 से लेके समहाउ 20 तक जो है ना, इसके दौरान दौरान कहीं एक ऐसी वैल्यू है कि जहां पे 100% रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। ठीक है, 16 से लेके 20 तक। तो ये जो एक आपने जर्नल वैल्यू दी, दैट इज ए आई, एडिक्वेट इनटेक, कि इसके दौरान दौरान आप दे दें तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। लेकिन इट इज नॉट अ स्पेसिफिक वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू नहीं है, एक रेंज है। ठीक है, जब आप इस रेंज के अंदर मजीद रिसर्च करते हो सेलुलर लेवल पे जाके, ये इंडिविजुअल लेवल पे रिसर्च करते जाते हो, मजीद स्पेसिफिक होते जाते हो, एंड देन यू फाइंड अ स्पेसिफिक वैल्यू कि ये 18 mg थी, जो एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी। तो ये 18 जो mg है ये आर डी है। ठीक है, तो जब आप साइंटिफिकली मजीद अपने आप को शॉर्टन कर लेते हो, स्पेसिफाई कर लेते हो, तो वो बन जाता है आर डी ए। पहले ए आई था, फिर आर डी ए था। ई ए आर जो 50% पॉपुलेशन है, और यूएल, यूएल बेसिकली क्या है, ये अपर लिमिट होती है। अपर लिमिट से मुराद है कि अगर इससे ऊपर आप गए, इससे ज्यादा आपने न्यूट्रिएंट इनटेक कर लिया, तो आप जो है वो टॉक्सिसिटी की तरफ जाएंगे। मतलब 20 तक हमने किया तो इसको 22 कर लो, कि 22 mg से ऊपर अगर आप जाएंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी और बॉडी के अंदर उसके एडवर्स इफेक्ट आएंगे। तो ये जो चार्ट है बेसिकली ये एक रिस्क चार्ट है। तो इस तरफ जो है वो इनएडिक्वेसी यानी डेफिशिएंसी के चांसेस है, और इस तरफ जो है वो टॉक्सिसिटी के चांसेस की बात हुई है। अगर ई ए आर से भी कम इनटेक है, ये इनटेक है कि कितना इनटेक कर रहे हो, तो रिस्क जो डेफिशिएंसी उसका रिस्क फुल है, 100% चांसेस है। ई ए आर पे आगे 50% पे मैच कर जाएगा, 50% लोगों में चांसेस है, 50% में नहीं है रिस्क के चांसेस, डेफिशिएंसी के चांसेस। आरडीए आया तो आरडीए अभी भी लाइन के साथ नहीं लगा, इट शोज दैट 99.9% के रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, लेकिन स्टिल 0.1 समथिंग। आप उससे थोड़ा सा आगे जाते हो तो 100% पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, एक लेवल तक रहेगी, उसके बाद यूएल आ जाएगा, अपर लिमिट। अगर आप इसको एक्सीड करते हो तो आपके अंदर टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, एडवर्स इफेक्ट ऑफ टॉक्सिसिटी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चार चीजें हैं, ई ए आर, ये सारा कुछ मैंने बता दिया। ई ई आर रहेगा, ये अलग सी चीज है, जिसका पार्ट नहीं है, तो इसको हम एंड पे भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पे ई ए आर आ जाएगा और इसको हम आर डी ए के बाद ले आते हैं। इसको मैं ई आर को एंड पे समझाऊंगा। ई ए आर के अंदर कहते हैं कि डिसाइडिंग ई ए आर ऑफ अ न्यूट्रिएंट। अगर आप एक न्यूट्रिएंट का ई ए आर डिसाइड करना चाहते हो तो उसके लिए क्या है कि कमेटी, कोई कमेटी है उस जो उसके रिलेटेड थी कमेटी, उसने चूज करना है, क्राइटेरिया को चूज किया हर न्यूट्रिएंट का, कि उसके बॉडी के अंदर क्या डिफरेंट रोल्स क्या हैं, डिफरेंट बॉडी फंक्शन में उसका क्या क्या काम है, और उस बेस पे फिर आप उन रिक्वायरमेंट्स के उनकी रिक्वायरमेंट जो है उसको आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, और दूसरा इसने क्या कहा कि हर एक का जो ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये एज वाइज और जेंडर वाइज वेरी करते हैं। तो इस वजह से एज और जेंडर की बेस पे अलग अलग स्टैंडर्ड्स बनाए जाने चाहिए। और जब भी आप आरडीए देखते हो तो आपने पहले भी देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है कि एक तरफ एज लिखी होती है, ऊपर मैन, फिर एक और अलग होता है ऊपर वुमेन, साइड पे एज ग्रुप। तो इस तरह क्या करता है, वेरी करता है दोनों में। ठीक है, तो इसने कहा था कि वो स्टैंडर्ड्स जो है, एक जर्नल लिख के 18 mg, तो सारे ने 18 दे दियो। ठीक है, मैन का अलग है, फीमेल का अलग है। एआई हो गया, यूएल हो गया, आरडीए। आरडीए हमें डेफिनेशन तो बता दिया कि जो 97 से 98% पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट पूरी करती है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास मजीद डिटेल है। बेसिस एविडेंस ऑफ आरडीए, आरडीए की एविडेंसेस क्या है, स्टडीज ऑफ सब्जेक्ट मेंटेन ऑन डाइट कंटेनिंग लो और डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट। मतलब कौन सी ऐसी रिसर्चेज हैं, कौन सी ऐसी स्टडीज हैं जिसकी बेसिस पे आरडीए डिराइव किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि ऐसी स्टडीज जिनके अंदर स्पेसिफिक पॉपुलेशन को थोड़ा ही लेवल का न्यूट्रिएंट दिया जाता है मतलब ताकि उनमें चेक किया जाए कि डेफिशिएंसी होती है और फिर उसके क्या इफेक्ट्स आते हैं। तो इस तरह की रिसर्चेज जितनी भी हैं जिसमें लो न्यूट्रिएंट लेवल दिया जाता है, वो इसकी बेस बनती हैं। न्यूट्रिएंट बैलेंस स्टडी दैट मेजर न्यूट्रिएंट स्टेटस इन रिलेशन टू इनटेक। न्यूट्रिशन बैलेंस स्टडीज होती हैं, न्यूट्रिएंट बैलेंस स्टडीज जो कि चेक करती हैं कि एक इंसान के न्यूट्रिएंट इनटेक और उसके न्यूट्रिशन स्टेटस के दरमियान कितना बैलेंस है, कौन सा ऐसा लेवल है कि जहाँ कि इतना वो खाए और उसकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन, उसका जो बॉडी का न्यूट्रिशन स्टेटस है वो बैलेंस्ड हो जाए। बायोकेमिकल मेजरमेंट इन रिलेशन टू न्यूट्रिएंट इनटेक, कि आप उसको न्यूट्रिएंट दो और उसके बाद बायोकेमिकल है कि ब्लड टेस्ट कर लो, यूरिन टेस्ट कर लो। ठीक है,
ब्लड के अंदर उसका लेवल चेक कर लो। जाहिर सी बात है, जब आप जिस तरह ग्लूकोज का टेस्ट किया जाता है तो क्या कहते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है, उसके अंदर बंदे को ग्लूकोज खिलाया जाता है और फिर उसको लेवल चेक किया जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं बायोकेमिकल मेजरमेंट। न्यूट्रिएंट इनटेक ऑफ हेल्दी पीपल फॉर फ्रॉम देयर फूड सप्लाई, और ऐसे लोग जिनके अंदर डेफिशिएंसी की कोई सिम्टम शो नहीं हो रही, उनके फूड सप्लाई को चेक किया जाता है कि वो क्या खाते हैं, और उससे न्यूट्रिएंट्स का लेवल चेक किया जाता है, ठीक है। ताकि हमें ये भी पता लगे कि फूड के अंदर कौन कौन से फूड है और उनसे कितना कितना लेवल इनटेक होना चाहिए फूड से। एक, क्योंकि देखो, अगर फूड के अंदर 20 mg है ना, तो 20 का 20 आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती, कुछ वैसे भी रह जाता है। तो इसलिए फूड से भी चेक करना कि फूड्स कितने फूड्स का जो वो खाया जाए कि वो एक रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। एपिडेमियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट स्टेटस इन पॉपुलेशन रिलेशन टू इनटेक। एपिडेमियोलॉजिकल होता है जो कि पॉपुलेशन बेस्ड होता है, क्योंकि स्पेसिफिक पॉपुलेशंस कैन वेरी। अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन ऑफ डाटा फ्रॉम एनिमल एक्सपेरिमेंट, और एनिमल एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं ताकि वहां से भी डाटा हासिल किया जा सके। एप्लीकेशन आरडीए की क्या क्या है, तो ये साइट पर स्टोरी लिखी हुई है, ये आप पढ़ सकते हो अगर आपने याद करने हो ये सारे पॉइंट। ओवरऑल इसके डाइटरी असेसमेंट करने के लिए, पॉपुलेशन का, इंडिविजुअल का फूड कंजम्पशन रिकॉर्ड रखने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए। इंटरप्रेट करने का मतलब है कि आप चेकआउट तो कर रहे हो कि इतनी ये मोस्ट पॉपुलेशन दिन टाइम रोटी खा रही है, साथ में एक अंडा खा रही है, शाम को सालन खा रही है, इस टाइम ये खा रही है, एक एवरेज पॉपुलेशन। उसके बाद उसको इंटरप्रेट भी तो करना है कि ये एदर दे आर इनटेकिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन और नॉट, क्या उनके न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि नहीं। तो कब पता लगेगा, जब आपके पास आरडीए होगा। इवेल्युएटिंग एडिक्वेसी ऑफ फूड सप्लाई फॉर नेशनल न्यूट्रिशनल नीड्स, और उसके अलावा फूड सप्लाईज को चेक करना, वही ऊपर वाली बात कि जितनी नेशनल लेवल पे फूड आ रही है कंट्री के अंदर, क्या वो मीट कर भी रही है इसको। ये 3 पॉइंट है इंटरप्रिटेशन के लिए, असेसमेंट के हवाले से, ठीक है। उसके बाद जब असेसमेंट हो जाती है तो फिर पॉलिसी की तरफ जाते हैं, तो ये पॉलिसी मेकर्स को भी हेल्प करती है, ठीक है। फॉर डिजाइनिंग न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम, पॉलिसी मेकर आगे एजुकेशन प्रोग्राम भी बनाता है। जो साइड पे स्टोरी लिखी है तो आप उसको पढ़ लोगे तो आपको ये पॉइंट याद हो जाएंगे। फॉर डिजाइनिंग न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम, एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड फॉर फूड असिस्टेंस प्रोग्राम। फूड असिस्टेंस प्रोग्राम न्यूट्रिशन एजुकेशन के अंदर एजुकेट करते हो और फूड असिस्टेंस के अंदर फूड प्रोवाइड करते हो। तो उसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाना कि एक प्रेग्नेंट वुमन है तो उसको इतनी जानी चाहिए फूड, और अगर एक मैन है तो उसकी इतनी रिक्वायरमेंट, बच्चे हैं तो उसको इतना फूड देना है, ठीक है। तो उसके अंदर स्टैंडर्ड्स जैसे बात है, आप आरडीए बेस बनाते हो कि वुमेन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है अगर प्रेग्नेंट की तो उसको ज्यादा दिया जाए, ठीक है। डाइटरी प्लानिंग, कंपोजिशन ऑफ डाइट फॉर स्कूल, प्रिजन, हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए जब आप डाइट्स बनाते हो तो उसके हवाले से कि उधर अगर बच्चे हैं ज्यादा है तो बच्चों की रिक्वायरमेंट आरडीए को चेक करके उनके मुताबिक बनाते हो। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो तो उनकी रिक्वायरमेंट और तरह से उनके मुताबिक बनाते हो, एंड ऑल दोज रिक्वायरमेंट आर असेस्ड और दे केम इनटू द माइंड बाय यूजिंग द आरडीए, ठीक है। नए फूड्स बनाने, फोर्टिफिकेशन, फूड लेबलिंग, डिफरेंट जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं उनके अंदर भी आते हैं। ये स्टोरी पढ़ोगे तो आपको ये सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। When developing countries like Pakistan don't have RDA for the population, FAO RDA table are used। और जब पाकिस्तान जैसी कंट्रीज जिनके पास अपने आरडीए टेबल ही नहीं है तो उसके अंदर फिर एफएओ के टेबल्स हैं, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल और इंटरनेशनली यूज किए जाते हैं। कंडीशन, आरडीए जो है वो एक स्पेसिफिक कंडीशन, जो मैंने पहले भी बताया कि ये हेल्दी पॉपुलेशन के लिए है और ग्रुप्स के लिए, नॉट फॉर द इंडिविजुअल लेवल। हर इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एक एवरेज पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो सेम होती है, ठीक है। कोई बॉडी बिल्डर है तो उसकी रिक्वायरमेंट चेंज है, तो आप इंडिविजुअल लेवल पे आरडीए नहीं लगाते, आप पॉपुलेशन लेवल पर लगाते हो। पाकिस्तानी पॉपुलेशन नीड्स दिस मच आयरन, ठीक है। तो किसी की रिक्वायरमेंट से ज्यादा भी हो सकता है और किसी की रिक्वायरमेंट से थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। और ये हेल्दी पीपल के लिए है, डिजीज पर्सन के लिए नहीं है, ठीक है। ये ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो डेफिशिएंट है, ऑलरेडी डेफिशिएंट है। एक बंदा पहले से आयरन डेफिशिएंट है तो इसका मतलब ये है कि उसको 18 नहीं चाहिए, उसको ज्यादा चाहिए ताकि वो डेफिशिएंसी पूरी करे और फिर अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करे, सही है। ये भी हो गया। तो फाइंड द न्यूट्रिशन नीड ऑफ पर्सन, यू मस्ट नो हिज। और अगर आपने किसी की न्यूट्रिशन नीड फाइंड करनी है एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की, तो उसके लिए उसका करंट न्यूट्रिशन स्टेटस, क्या वो हेल्दी है, अगर डेफिशिएंट है तो ज्यादा देना है, अगर टॉक्सिक की तरफ है तो कम देना है, और अगर बैलेंस्ड है तो बैलेंस देना है। स्ट्रेस फैक्टर, करंट और प्रोजेक्टेड। स्ट्रेस फैक्टर उसका मेंटल कंडीशन क्या है इस टाइम पे, उसके ऊपर क्या उसका स्ट्रेस है, और प्रोजेक्टेड का मतलब है फ्यूचर में उस पर क्या आएगा। मोड ऑफ फीडिंग, और उसने थ्रू किसके थ्रू खाना है, ठीक है। कोई इसको इंटरनल पेरेंटल फीडिंग, ट्यूब फीडिंग तो नहीं लगी हुई, ठीक है। और क्या वो नॉर्मल फीड पे है, तो ये सारी चीजें, स्ट्रेस फैक्टर डिफरेंट दिए हुए, यू हैव टू रिमेंबर दिस अगर आपने करने हैं, ठीक है। उसके बाद ईईआर आ जाता है, एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट। वो इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो एक बॉडी के अंदर बैलेंस, एनर्जी का बैलेंस मेंटेन रखे। एनर्जी जब बैलेंस होती है तो सारे प्रोसेसेस जो है वो नॉर्मल रहते हैं, ठीक है। आप पूरी बॉडी काम कर सकती है, आप
हर काम कर सकते हो। और ये सारे जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है, आपको पता है बीएमआर का फॉर्मूला आपने याद किया हुआ है। पहले आप जेंडर बेस पे फॉर्मूला अलग करते हो, उसके बाद सबसे पहले वेट डालते हो, फिर हाइट डालते हो, फिर एज डालते हो, ठीक है। और बीएमआर को फिर एंड पे किससे मल्टीप्लाई कर देते हो, फिजिकल एक्टिविटी से, ताकि आपके पास टोटल एनर्जी आ जाए। तो यही फैक्टर वो यहाँ पे बता रहा है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ये नेक्स्ट जो पोर्शन है इसका हम कल करेंगे, ठीक है। और इतने ही, इसी इसी पोर्शन का आपका टेस्ट होगा बस। क्वेश्चन कोई?